Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. So, before going to start our new section of the chapter The French Revolution, we will discuss some locations of the France. आपके एग्ज़ाम में आता है कि आपको कुछ लोकेशंस उन्हें वो देते हैं एग्जामिनर्स और आपको उनको अपने मैप पर शो करना होता है. तो हियर वी हैव द मैप ऑफ द फ्रांस एंड वी हैव टू लोकेट some locations like Bordeaux, Nantes, पेरिस एंड मार्सिलेस. तो आप देख सकते हैं कि पेरिस आपका ये थोड़ा इधर हमारा होता है नॉर्थ, इस साइड होता है नीचे साउथ, इधर मिलेगा आपको ईस्ट और इस साइड होगा वेस्ट. तो आपको इन लोकेशन को थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको पेरिस कहाँ पे है, ये थोड़ा नॉर्थ साइड में है. नेंटिस ये वेस्ट नॉर्थ में मतलब इस साइड पे है और थोड़ा साउथ वेस्ट में आपको मिलेगा बोर्डॉक्स और साउथ ईस्ट में मिलेगा मार्सिलेस. तो इसी तरीके से आपको एक अभी ये इसको आप लोकेशन को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए. इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट में ये अब देखिए इस तरीके से आप अपने लिए लोकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर ध्यान होगा कि फर्स्ट चैप्टर में आपने कहाँ पर कौन से लोकेशन को पढ़ा था तो आपको याद रहेगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पेरिस. ठीक है. इसके बाद फिर हमारे लिए फिर हमें अगर बोर्डॉक्स करना है तो बोर्डॉक्स आपका साउथ वेस्ट में था, तो इसलिए ये जो जगह बी है यहाँ पर हो जाएगा बोर्डॉक्स. यहाँ पर हो जाएगा मार्सिलेस. ठीक है. और जो ये वाली लोकेशन है यहाँ हो जाएगा नेंटिस. तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये आते हैं ये लोकेशन आपको लोकेट करने के लिए. सो मूविंग टूवर्ड्स द न्यू चैप्टर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लास्ट न्यू चैप्टर दैट इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर 1 द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ. अभी तक जो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन जो हो रहा था उसकी वजह से वहाँ की जो लोकल लाइफ थी लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा हौश पौश थी, अस्त व्यस्त थी, है ना. मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कभी कोई सरकार आ रही है कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, उनका कोई रूल आ रहा है इस तरीके से. तो अब ये जो सेक्शन है ये हमारा डिस्कस करेगा द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ कि जब रिवॉल्यूशन हो रहा था तो एवरीडे की लाइफ कैसी थी. अभी तक हम वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और उनके रूल्स और लॉज के बारे में. अब हम वहाँ के जो फ्रेंच हैं मतलब जो वहाँ के रहने वाले नेटिव्स हैं उनकी लाइफ कैसी थी इसके बारे में पढ़ेंगे. कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ्स पीपल वियर. तो फर्स्ट लाइन है कि क्या पॉलिटिक्स किसी के कपड़ों को बदल सकती है, लोग जो पहन रहे हैं उसको. द लैंग्वेज दे स्पीक या वो भाषा को बदल सकती है जो वो बोलते हैं. और द बुक्स दे रीड या फिर वो किताबें जिन्हें वो पढ़ते हैं. मतलब क्या पॉलिटिक्स की वजह से इन सब चीज़ों में चेंज आ सकता है कि हम किसी के कपड़े पहनने के तरीके में चेंज कर दें या उसकी बोलने की भाषा जो लैंग्वेज है उसमें चेंज कर दें या फिर उसके पढ़ने के लिए जो बुक्स हैं उनमें चेंज कर दें. द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मेन. तो ईयर्स फॉलोइंग मतलब 1789 के बाद से जितने भी मतलब 1789 के बाद से इन फ्रांस में कई सारे इस तरीके के चेंजेस देखे गए लोगों की लाइफ में. वीमेन एंड चिल्ड्रन यानी औरतों आदमियों और बच्चों के जीवन में 1789 के बाद से काफ़ी सारे इस तरीके के चेंजेस देखने को मिले. द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. तो जो वहाँ की जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी उसने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जिम्मेदारी ले ली कि वो कुछ लॉज को पास करेगी दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ जो लिबर्टी और इक्वालिटी के जो ये शब्द हैं इनको डिस्क्राइब करेगा, इनको एक्सप्लेन करेगा. वो कुछ इस तरीके के कानून बनाएंगे जिनसे इन लोगों को समझ में आए कि हमारे लिए लिबर्टी का मतलब क्या है और इक्वालिटी का मतलब क्या है. वो इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं, ना कि सिर्फ कानूनी तौर पर. वन इम्पॉर्टेंट दैट केम
one important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बेस्टाइल जो वहाँ का वो जेल थी जो फ्रांस की, उसके ख़त्म होने के बाद एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो काम हुआ वहाँ पर वो था कि एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, कि सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया, इसका पूरी तरीके से उन्मूलन, एबॉलिशन मतलब पूरी तरीके से उन्मूलन कर देना, यानी जड़ से उखाड़ फेंकना। ये 1789 में ये एक कानून बनाया गया। वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट कानून ये हुआ कि जब वहाँ पर बेस्टाइल को नष्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से उसका विनाश हो गया, तब वहाँ पर सेंसरशिप को भी 1789 में ख़त्म कर दिया गया। इन द ओल्ड रिजीम ऑल रिटन मटीरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। इसका मतलब है कि इन द ओल्ड रिजीम, पुराने समय में क्या हुआ था, ऑल रिटन मटेरियल, जितने भी लिखी हुई चीज़ें होती थी, इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज, मतलब अगर वो बुक है या न्यूज़पेपर है या प्ले है, ये कोई भी चीज़, कोई भी किसी तरीके की एक्टिविटीज़ या मटेरियल वो रिटन फॉर्म में है, कुड बी पब्लिश्ड, मतलब रिटन फॉर्म में कोई चीज़ें हों या फिर कोई भी चीज़ हो, आपका जैसे प्ले होता है ये रिटन फॉर्म में नहीं है, उसको एक्ट करना पड़ता है, तो ये कल्चरल एक्टिविटीज़ में आता है। रिटन फॉर्म में आपका आता है बुक्स और न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, इस तरीके के। तो ये सारी चीज़ें जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ है या फिर रिटन फॉर्म में कोई चीज़ मटेरियल है, वो सभी चीज़ें तभी पब्लिक तक पहुंच सकती हैं, तभी पब्लिश्ड की जा सकती हैं, या फिर लोगों के बीच में कोई प्ले किया गया तो उसको परफॉर्म तभी किया जाएगा जब राजा उसको सेंसरशिप देगा, मतलब राजा जब तक उसको पास नहीं करेगा, सेंसर नहीं करेगा, तब तक वो नहीं करी जाएंगी, लोगों के बीच तक नहीं आ सकती हैं। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में क्या था, इक्वालिटी, और उनका जो अधिकार है वो उन्हें बाय बर्थ मिला है, कोई भी उनसे ले नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें आपके प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ाया गया है, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। बाकी जितने भी 7, 8 या 9 हुए हैं उनको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। अब क्या था, जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है वो मैन और सिटीजन के लिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट, ये उनके लिए अब वो उन्हें आज़ादी मिल गई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अब वो बोल सकते हैं, इन चीज़ों को अब यूज़ किया जाता। अभी तक तो सिर्फ लिखे तौर पर था, ग्राउंड लेवल पे अब इसको यूज़ किया जा रहा है, मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं था, अब उन्हें पूरी तरीके से ये चीज़ें मिल गई थी नेचुरल राइट के तौर पर। ठीक है। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ द फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। तो अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो जब सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया तो अब लोग फ्री हो गए, वो फ्री हो गए कि वो चाहे तो राजा को अपना ये बताएं कि या ना बताएं, राजा की अनुमति लें या फिर ना लें। हालांकि अब पहले लेना ज़रूरी था, अब जब सेंसरशिप 1789 में ख़त्म कर दी गई तो अब उन्हें अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो टाउन में हो रही थी, लोग टाउन के थे, उनसे धीरे धीरे होते होते वो फ्रांस के गांवों तक पहुंच गई। जैसे अगर उसे टाउन में कोई ड्रामा हुआ है, कोई प्ले किया गया है, कोई पैम्पलेट हुआ है, कोई न्यूज़पेपर लिखा गया या फिर कोई बुक लिखी गई है, तो धीरे धीरे वो गांव के लोगों तक भी उसका जो मैसेज रहा है वो कन्वे हो गया है। तो ये चीज़ें सिर्फ टाउन में ही नहीं रही, टाउन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वहाँ से वो निकल के गाँवों में भी पहुँच गई वहाँ के। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और ये सभी चीज़ों में जो वहाँ के ड्रामा होते थे, जितनी बुक्स होती थी, पैम्पलेट होते थे, न्यूज़पेपर होते थे, उनमें सारी चीज़ों को, मतलब लोगों के अधिकार को, हर चीज़ के बारे में डिस्क्राइब ही नहीं किया गया बल्कि डिस्कस भी किया गया। द इवेंट्स एंड चेंजेस, उन चीज़ों के बारे, वो सारे इवेंट्स और जो चेंज हो रहे थे वहाँ पर उनके बारे में, मतलब लोगों को पूरी तरीके से आगाह किया जा रहा था, उनके एक्नॉलेज में चीज़ें लाई जा रही थी। तो अब जब रिटन फॉर्म जो सेंसरशिप की ज़रूरत नहीं थी तो लोग फ्री थे, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं,
हाँ, तो पहले क्या था कि अगर कोई चीज़ ख़राब हुई, कुछ है, अगर राजा के पास पहुँची, सेंसरशिप में पहुँची वहाँ पर, तो किंग उसे डिनाई कर सकता है या फिर कहेगा कि इसको करेक्शन करके लाइए, इस तरीके से। तो अब ये चीज़ें नहीं थी, वो जो चाहते थे वो लिख सकते थे और सामने वाले को जो समझाना चाहते थे वो लिख कर समझा सकते थे। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन्ड दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो स्वतंत्रता थी, मतलब प्रिंटिंग, जो प्रेस आप जानते हैं ना, न्यूज़पेपर प्रिंट किया जाता है, बुक्स प्रिंट की जाती है, न्यूज़पेपर स्पेशली, क्योंकि ये सबसे एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सबसे ब्रॉड है, ज़्यादातर लोग इसको पढ़ते हैं। अभी तो इंटरनेट हो गया मास कम्युनिकेशन के लिए, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटरनेट हो गया है। ईच फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्स दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड, मतलब अगर कोई विरोधी व्यक्ति भी अपना विरोध प्रकट करना चाहता है, अपने व्यूज़ को देना चाहता है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस उसके लिए था, वो उसका सहारा ले सकता था। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, तो हर कोई अपने पक्ष को हर कोई अपने बात को कह सकता था थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट मीडिया के माध्यम से। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो प्ले होते थे, नाटक किए जाते थे, सॉन्ग्स, गीतों और फेस्टिव प्रोसेशंस, यानी कि जो त्योहारों के बीच जो होते हैं, उनके त्यौहार मनाने का तरीका जो होता है, अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, इसने काफ़ी मात्रा में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रास्प एन आइडेंटिटी विथ आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस। दिस वॉज वन वे, यह एक तरीका था, दे कुड ग्रास्प, वो चीज़ों को ग्रास्प ग्रहण कर सकते थे। ग्रास्प मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना। एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज़, और उन आइडियाज़ के साथ वो पहचान सकते थे उन आइडियाज़ को, सच एज लिबर्टी और जस्टिस, जैसे कि लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है। जैसे आप कोई देखते हैं तो आपको बाद में पता चलता है कि ये चीज़ मतलब ये हमारी लिबर्टी से रिलेटेड थी, ये जस्टिस से रिलेटेड है, तो वो इन प्लेस को और सॉन्ग्स के थ्रू समझ पाते थे कि हमारे लिए लिबर्टी का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है, हम इसको कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पर हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट, और वो इन चीज़ों को समझ पाए कब, जो हमारे जो वहाँ के पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, लाइक रूसो, मॉन्टेस्क्यू और लॉक, ये लोग जो थे। अबाउट दैट लेंथ इन टेक्स्ट विच दे हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। तो क्या था कि अब जब प्रिंट मीडिया आ गया, मतलब जब फ्रीडम ऑफ प्रेस आ गई, तो इसकी वजह से जो लोग पहले जो फिलोसफर्स थे, उनकी जो फिलॉसफी है वो सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की समझ में आती थी, क्योंकि वो एजुकेटेड थे, तो वही सिर्फ उनकी बातों को समझ सकते थे। लेकिन जब से प्रिंट मीडिया आ गया, तो इससे क्या हुआ कि लोगों में जो बुक्स आने लगी, अब वो ज़्यादा मात्रा में आने लगी। जो न्यूज़पेपर है वो हर एक आदमी के पास पहुंचने लगा, तो वो उसमें प्रिंट के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू लोग, जो फिलोसफर्स थे, वो अपनी बात कहना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ कि वो चीज़ें लोगों के आम जनता तक पहुंचने लगी। जो अनएजुकेटेड है, इलिटरेट पीपल है, उनको भी उन फिलोसफर्स की बातें समझ में आने लगी। आपने जो पढ़ा था पहले कि लोग कैफ़े में और सैलन में ज़ोर ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ताकि जो अनएजुकेटेड है, वो भी, जो लिख पढ़ नहीं सकते हैं, वो भी इन चीज़ों को सुन सके, समझ सके अपने अधिकारों को। तो ये उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद आप जो है पढ़ेंगे, ये है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आप इसको पढ़िए। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। अगर आपको कंक्लूजन में कोई दिक्कत आती है, ये आप इसको पढ़िएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन इट। थैंक यू सो मच।